नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हार्मोन और ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और साथ में कमेंट भी करना, प्रश्नों के आंसर भी देना है आपको। तो दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, आपको ग्रंथियों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है अंतःस्रावी तंत्र। उसमें ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में आपको विस्तार से मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लीवर, दूसरा थायराइड, तीसरा पीयूष और चौथा लार ग्रंथि। तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। क्या होती है? लीवर। और लीवर को ही दोस्तों अपन यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। इसी को अपन कलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेजा। और इसी को अपन जिगर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिगर। जिगर कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और इसका वजन होता है दोस्तों लगभग 1.5 से लगभग 2 केजी के आसपास। मतलब 1500 से 2000 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है दोस्तों। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है लीवर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है हमसे। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका थाइमस, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और चौथा प्लीहा। तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो है आपकी अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। और इसी अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है दोस्तों। इसका वजन लगभग होता है 85 ग्राम। कितने ग्राम? 85 ग्राम। इसका आकार पौधे की पत्ती के समान होता है दोस्तों। ये हमारे आमाशय के नीचे स्थित होती है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी या स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन आपका कर्णपूरो ग्रंथि, दूसरा यकृत या लीवर, तीसरा अग्नाशय और चौथा प्लीहा। तो दोस्तों, स्तनपायी जीवों में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है यकृत या लीवर, और इसी को अपन कलेजा या जिगर कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका यकृत, दूसरा अवटु जिसको अपन थायराइड कहते हैं, तीसरा पीयूष जिसको पिट्यूटरी कहते हैं और चौथा लार ग्रंथि। तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो मानी जाती है वो है आपकी पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि ये हमारे
मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। और इस ग्रंथि का वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 0.6 ग्राम। और इस ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के समान। कैसा होता है? मटर के दाने के समान। तो ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार, कि कौन सी ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। तो आपका सही आंसर होगा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? दोस्तों अभी अभी बताया था आपको। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, हृदय के आधार में, दूसरा मस्तिष्क के आधार में, तीसरा गर्दन में और चौथा उदर में। तो दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि जिस स्थान पर होती है वो स्थान है मस्तिष्क का आधार। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार में, मतलब मस्तिष्क के पश्चिमी भाग में पाई जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शरीर में अगर पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन का स्राव होता है तो शरीर पर कौन सा प्रभाव इनमें से पड़ता है? पहला, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होना, दूसरा शरीर का असंतुलित विकास होना, तीसरा शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से मुख्य हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन, जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, GH। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, GH कहा जाता है। और इसी को STH भी कहते हैं, मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन के अधिक स्त्राव से हमारा जो शरीर होता है वो शरीर असंतुलित हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? असंतुलित हो जाता है। तो सही आंसर होगा इसका शरीर का असंतुलित विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इस की PDF आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ होगा। तो वहां से जाकर आप उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। चलिए सातवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है? तो दोस्तों अभी अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा करी थी। तो पहला ऑप्शन देखिएगा अधिवृक्क, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा जनन ग्रंथि और चौथा अग्नाशय ग्रंथि। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन का स्राव जो करती है या रिसाव जो करती है वो ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि है। और इसी का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। इस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है और इस हार्मोन की अधिकता से हमें भीमकायिता रोग हो जाता है, मतलब आदमी का शरीर असंतुलित हो जाता है। और इसकी कमी से हमें बोनापन की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? बोनापन की बीमारी हो जाती है, जिसमें आदमी बोना रह जाता है। ये है वृद्धि हार्मोन का कमाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आठवां, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दुग्ध जनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? दुग्ध जनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन आपका स्तन ग्रंथि, दूसरा प्लेसेंटा, तीसरा अंडाशय और चौथा पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों दुग्ध जनक हार्मोन का स्त्राव करने वाली जो ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष। और पीयूष को ही कहते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, इस ग्रंथि से दुग्ध जनक हार्मोन का स्त्राव होता है और उस हार्मोन को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर नौवां। ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है। देखो पहला ऑप्शन है अधिवृक्क वलकुट से, दूसरा अधिवृक्क अंतस्था से और तीसरा पीयूष ग्रंथि से और चौथा पीनियल काज से। तो दोस्तों ACTH जो हार्मोन होता है इसका पूरा नाम एडिनो कार्टिक ट्रोपिक हार्मोन होता है।
और ये हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ACTH हार्मोन जो होता है इसका स्त्राव करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पहला ऑप्शन आपका पीयूष या पिट्यूटरी, दूसरा पीनियल, तीसरा एड्रिनल और चौथा अंडाशय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है आपकी पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव का हार्मोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रसव का हार्मोन। ये हार्मोन मादा की गर्भावस्था में मदद करता है या प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा को कम करता है। और दोस्तों ध्यान रखना, गाय भैंस अगर हमारे दूध नहीं देती तो उनको भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका पीयूष, दूसरा अधिवृक्क, तीसरा अवटु और चौथा परावटु। यहाँ पर परावटु है, ध्यान रखना दोस्तों। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं वो ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो पहला ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा थाइमस ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि और चौथा एड्रिनल ग्रंथि। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के रिसाव को जो नियंत्रित करती है वो ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अपन हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड मास्टर या सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार करती है? तो उस ग्रंथि को अपन क्या नाम देते हैं जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती है? पहला ऑप्शन आपका पीयूष ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय, तीसरा थायराइड और चौथा एड्रिनल। तो दोस्तों जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती है उस ग्रंथि का नाम अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं किसकी वृद्धि को नियंत्रित करके उत्तेजित करते हैं? पहला ऑप्शन आपका थायराइड या अवटु, दूसरा स्तन ग्रंथि, तीसरा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि और चौथा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 15वां। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप इनको ध्यान लगाकर पढ़िएगा, एक तरीके से इनको रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, वर्धीकर हार्मोन बनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका अवटु ग्रंथि द्वारा, दूसरा पीयूष ग्रंथि द्वारा, तीसरा जनन ग्रंथि द्वारा और चौथा हड्डियों द्वारा। तो वर्धीकर हार्मोन बनाते हैं दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बनाती है? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि अवटु,
और दूसरा जनन ग्रंथि, तीसरा अधिवरी ग्रंथि, चौथा प्रावटु ग्रंथि। तो दोस्तों आपके जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है उस ग्रंथि का नाम है आपका प्रावटु ग्रंथि। कौन सी? प्रावटु या पैराथायराइड ग्रंथि कह सकते हैं इसको। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। इंसुलिन एक प्रकार का खालिस्तान है या रिक्त स्थान है? पहला ऑप्शन आपका हार्मोन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा एंजाइम और चौथा विटामिन। तो दोस्तों आपका जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है जो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय की कौन सी कोशिका से निकलता है? तो बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है दोस्तों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका स्क्रीन पर। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आपका एफ बेंटिंग, दूसरा एडवर्ड जेनर, तीसरा रोनाल्ड रोस और चौथा एस ए वैक्समैन। तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। तो यहाँ पर एफ बेंटिंग नाम है तो वही अपना सही आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था दोस्तों। क्या बनाया था? चेचक का टीका। जो अपने सबसे पहला वैक्सीन बनाया गया था वो चेचक का वैक्सीन था और चेचक का वैक्सीन बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर। और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया रोग की खोज करी थी। किस रोग की खोज करी थी? मलेरिया रोग की खोज करने वाले थे रोनाल्ड रोस। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका स्क्रीन पर। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा जस्ता और चौथा मैग्नीशियम। तो दोस्तों इंसुलिन में धातु जो पाई जाती है वो है आपकी जस्ता। कौन सी है? जस्ता, जिसको अपन जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक। इसको अपन Zn से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Zn से दर्शाते हैं। तो इंसुलिन में पाई जाती है आपकी जस्ता और लोहा धातु पाई जाती है अपने रक्त में। किस में पाई जाती है? रक्त में, आरबीसी में। रक्त में आरबीसी में पाई जाती है लोहा धातु और जस्ता या जिंक धातु पाई जाती है इंसुलिन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? पहला ऑप्शन आपका तिल्ली, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और चौथा पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों इंसुलिन का स्राव जो करती है वो ग्रंथि है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हार्मोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, हार्मोन विशेष ऊतकों या अंगों पर काम करता है, या उत्तकों की जगह ध्यान रखना ऊतकों है। दूसरा, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है या फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। और तीसरा, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। तो नीचे दिए हुए कोड में से सही उत्तर को अपने को चुनना है दोस्तों। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1, 2 और 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हार्मोन के बारे में जो सत्य कथन है वो है आपका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 मतलब सभी कथन सत्य। हार्मोन विशेष ऊतकों या अंगों पर काम करता है, हार्मोन सीधा रक्त में जाता है और पूरे रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। वाहक नलिका में स्रावित करने वाली ग्रंथि का अपने को नाम बताना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा
अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा अधिवृक्क और चौथा पिट्यूटरी ग्रंथि। तो दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका युक्त होती है। कैसी होती है? नलिका युक्त होती है। मतलब ये जिस पदार्थ का स्राव करती है वो पदार्थ सीधा नलिकाओं में जाता है। और बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती है। किसका? एंजाइम का स्राव करती है। और इसका सही आंसर होगा आपका बहिस्रावी ग्रंथियां। तो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है बहिस्रावी ग्रंथियां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, थायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो पहला ऑप्शन देखिएगा अंतःस्रावी, दूसरा बहिस्रावी, तीसरा अ व ब दोनों और चौथा न तो ए और न ही बी। तो दोस्तों थायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, पीनियल ये ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि इनके द्वारा हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हार्मोन का स्राव होता है। जो ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है वो ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन आपका अग्नाशय, दूसरा अधिवृक्क, तीसरा पिट्यूटरी और चौथा हाइपोथैलेमस। तो सही जवाब दीजिए दोस्तों इसका। तो दोस्तों द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर जो कार्य करती है वो ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस कौन सी है? हाइपोथैलेमस, जिसको अपन सुपर मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पहला ऑप्शन पैराथायराइड, यहाँ पर दोस्तों पैराथायराइड है, थोड़ा सा चेंज कर लेना। और दूसरी पिट्यूटरी, तीसरा अधिवृक्क और चौथा थाइमस। तो दोस्तों हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है वो है आपकी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटा देती है, वो कौन सी ग्रंथि है? तो पहला ऑप्शन पैराथायराइड, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा अधिवृक्क और चौथा थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका थायराइड ग्रंथि। ये आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है या घटा देती है और फास्फेट के स्तर को बढ़ा देती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, दूसरा अधिवृक्क हार्मोन, तीसरा थायरोक्सिन हार्मोन और चौथा पैराथार्मोन हार्मोन। तो दोस्तों आपके हृदय गति, श्वास लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है अधिवृक्क हार्मोन। कौन सा हार्मोन? अधिवृक्क हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। और इस हार्मोन को अधिवृक्क हार्मोन को अपन एड्रिनलिन हार्मोन भी कहते हैं। इसी हार्मोन को क्रो या म्रो हार्मोन भी कहते हैं और इसी को डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं और इसी को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। तो अधिवृक्क हार्मोन अपने हृदय गति, श्वास लेने की दर, रक्तचाप, कार्बोहाइड्रेट आदि को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसके निकलने वाली जो हार्मोन होता है उसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो पहला ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा थायराइड, तीसरा अग्नाशय और चौथा वृषण। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है।
कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन जो है वो ग्रंथियों के बारे में सही है? पहला कथन देखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा, थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। तीसरा, वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को चुनना है अपने को। पहले में दिया हुआ है 1 और 3 सही है, दूसरे में 1 और 2 सही है, तीसरे में 2 और 3 सही है, और चौथा सभी सही है। तो दोस्तों आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सभी सही है, सभी सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन को स्रावित करती है, बिल्कुल सही बात है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। और चौथा, वृषण नरलिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? आपात ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका अग्नाशय, दूसरा अधिवृक्क, तीसरा थायराइड और चौथा पिट्यूटरी। तो दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल को कहते हैं। आपातकालीन किसको कहते हैं? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर अधिवृक्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? पहला ऑप्शन आपका अल्फा कोशिका, दूसरा डेल्टा कोशिका, तीसरा तंत्रिका कोशिका और चौथा बीटा कोशिका। तो इंसुलिन का स्राव करने वाली जो कोशिका होती है वो होती है बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन, तीसरा थायरोक्सिन और चौथा एक्सेडाइसोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, डायबिटीज मेलिटस की बीमारी जो होगी वो आपके इंसुलिन हार्मोन के कम बनने से होगी, है ना। इसी को अपन शुगर या अपने शुगर की बीमारी कह सकते हैं या मधुमेह रोग कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 33वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्व एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका क्रिकोइड उपास्थि, दूसरा कंठ, तीसरा श्वसनी और चौथा थायराइड उपास्थि। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा थायराइड उपास्थि को, मतलब थायराइड ग्रंथि को एडम एपिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो पहला ऑप्शन आपका अग्नाशय, दूसरा अवटु थायराइड, तीसरा पीयूष और चौथा अधिवृक्क ग्रंथि। तो दोस्तों आपका अंतःस्रावी ग्रंथि जो गर्दन में होती है उस ग्रंथि को कहते हैं अवटु या थायराइड। वैसे इसका सही स्थान माना जाता है गला। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जा रही है दोस्तों, ना कि बड़ी ग्रंथि। बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन देखिएगा अवटु थायराइड, दूसरा परावटु पैराथायराइड, तीसरा अधिवृक्क एड्रिनल और चौथा पीयूष पिट्यूटरी। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा वो होगा अवटु थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन आपका यकृत, दूसरा गला,
तीसरा आंख और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि का स्थान अभी पहले ही बताया था आपको, गला होता है या गर्दन में स्थित होती है ये आपकी थायराइड ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका TSH, दूसरा FSH, तीसरा LTH और चौथा ACTH। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा TSH। इसका पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कह सकते हैं इसको, ये जननांगों का विकास करता है। तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह सकते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। और चौथा एडिनोकार्टिक ट्रोपिक हार्मोन है, ये आपके वृक्क से मूत्र की मात्रा या यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करता है, आपका ACTH। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगन गोइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा हाइपोथैलेमस, दूसरा पैनक्रियाज, तीसरा थाइमस और चौथा थायराइड। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा थायराइड ग्रंथि। इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन पाया जाता है इस ग्रंथि के अंदर, और आयोडीन की कमी से हो जाता है गलगन गोइटर रोग, जिसमें गला सूजकर लटक जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया होता है? तो पहला ऑप्शन आपका अधिवरी ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा यकृत और चौथा अवटु या थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा अवटु या थायराइड ग्रंथि। इसकी कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमिया रोग होता है हमारे शरीर में। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिएगा KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा KiO3 पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा KCl पोटेशियम क्लोराइड और चौथा IBr आयोडीन ब्रोमाइड। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI। ये आयोडीन नमक के रूप में मिलाया जाता है, नमक में आयोडीन के रूप में मिलाया जाता है इस KI को, मतलब पोटेशियम आयोडाइड को। तो दोस्तों ये थे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी एक PDF और आएगी दोस्तों, वो आपके 40 और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा और जल्दी अगली PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।